नमस्कार, न्यूज की पाठशाला में आप सभी का स्वागत। मैं हूं सुशांत सिन्हा। ये वो पाठशाला जहां सबकी क्लास लगती है, खबर का चैप्टर विस्तार से खुलता है और न्यूज का इकलौता फैमिली शो है, क्योंकि खबर उस अंदाज में है कि आपको क्या आपके बच्चों को भी समझ में आएगी। तो बिना वक्त गवाए अटेंडेंस और उसके बाद आज की पाठशाला। पाठशाला में आज एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर लेकर आया। क्या सोनिया राहुल जेल जाएंगे? साजिश है ये या हकीकत है? आज इसके बारे में आपको विस्तार से बताऊंगा। क्या पीएम मोदी ने ईडी को दिया है जेल भेजो का असाइनमेंट? ये प्रधानमंत्री के कहने पर हो रहा है। उन्होंने ईडी को असाइनमेंट दिया, इन लोगों को जेल में डालो। आज इसका दूध का दूध पानी का पानी करूंगा। ईडी का रिपोर्ट कार्ड रखूंगा। मनमोहन वर्सेस मोदी का चैप्टर आपके सामने रखूंगा। इसके अलावा राज्यसभा चुनाव में बड़ा खेला होने वाला है क्या? कांग्रेस के विधायक रिजॉर्ट में क्यों छुपकर बैठे हैं, इसके बारे में बताऊंगा। पाठशाला में प्रताड़ित पतियों के दर्द का चैप्टर भी खोलूंगा आज। हर एक पति जो आज ये पाठशाला देख रहा है और हर एक पत्नी जो देख रही है, उसको ये चैप्टर जरूर देखना चाहिए। और घरेलू हिंसा का शिकार पुरुष भी होते हैं। आज आपको बताऊंगा कैसे और क्यों ये कह रहा हूं। लेकिन शुरू करते हैं आज की पाठशाला और सबसे पहले सोनिया राहुल मोदी और ईडी का चैप्टर। बीते कुछ महीनों से प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी पर बहुत आरोप लग रहे हैं, और वैसे तो 2014 के बाद से लग रहे हैं, लेकिन बीते कुछ महीनों में ज्यादा लगे। और आरोप क्या लग रहा है कि वो सरकार के इशारे पर नेताओं को फंसा रही है। कल ही कांग्रेस ने आरोप लगाए थे कि ईडी ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी को जो समन भेजा है वो राजनीतिक वजहों से भेजा है। राहुल गांधी को आज पेश होना था और सोनिया गांधी 8 जून को पेश होने वाली थी, लेकिन सोनिया गांधी को कोरोना हो गया है तो वो तो अब शायद ही पेश हो, और राहुल गांधी अभी बाहर हैं, इसलिए उन्होंने पेशी के लिए वक्त मांगा है। कब होगी ये पता नहीं, अभी तस्वीर साफ नहीं। लेकिन हाल के दिनों में आपको याद होगा, दिल्ली में स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। अरविंद केजरीवाल जी ने आज सामने आकर कहा कि अगला नंबर मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी का है, उनके खिलाफ भी फर्जी केस बनाया जा रहा है। बहुत सारे ऐसे मामले जिसमें ईडी एक्शन लेती है तो यह कहा जाता है कि ये तो नरेंद्र मोदी, पीएम नरेंद्र मोदी के कहने पर हो रहा है। तो हमें लगा आज ईडी का चैप्टर खोलते हैं। क्या सोनिया राहुल की गिरफ्तारी होगी, नहीं होगी, और ईडी कैसे काम करती है, क्या करती है, मनमोहन सिंह के समय में क्या होता था, अभी क्या हो रहा है, जरा आपको बताता हूं। सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर केस क्या है वो मैंने आपको नेशनल हेराल्ड वाला केस कल बढ़िया से समझाया था। उसमें तो यहां तक कहा जाता है कि भाई कोर्ट भी कई चीजें सुनकर हैरान है कि कैसे मोतीलाल वोरा, जो कांग्रेस पार्टी में भी थे और यंग इंडिया में भी थे, मोतीलाल वोरा ने मोतीलाल वोरा को बुलाया और मोतीलाल वोरा के पार्टी की तरफ से और नेशनल हेराल्ड को जो है वो लोन मिल गया। यहां तक कहानी चलती है। खैर, हम ईडी पर हैं आज। ईडी जब भी एक्शन लेती है तो उस पर यह कहकर राजनीति होती है कि वो सरकार के इशारे पर काम कर रही है। बड़े बड़े नेताओं पर यही कहा जाता है कि भाई अरेस्ट कर लिया तो कहने पर कर लिया। सत्येंद्र जैन का आपको बताया। फारूक अब्दुल्ला, पूर्व सीएम जम्मू कश्मीर के 31 मई को ईडी ने 3 घंटे पूछताछ की थी। मामला जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन में वित्तीय गड़बड़ी का तक आ गया। इनको भी ईडी ने केंद्र सरकार के कहने पर पूछताछ की। चरणजीत सिंह चन्नी, पूर्व सीएम है पंजाब के, अवैध खनन मामले में अप्रैल में ईडी ने पूछताछ की। ममता बनर्जी का भतीजे अभिषेक बनर्जी, मार्च में ईडी ने कोयला घोटाले मामले में पूछताछ की। नवाब मलिक, महाराष्ट्र सरकार में मंत्री, मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में 23 फरवरी को ईडी ने अरेस्ट किया। यह पूरी लिस्ट है, और जिस भी नेता से ईडी पूछताछ करने पहुंचे तो पहले ही कह दिया जाता है, अरे ये तो नरेंद्र मोदी ने भेजा है, हम तो पाक साहब हैं। इसलिए मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि ईडी पहले काम कैसे करती थी, ये आपको पता होना चाहिए। हमने रिपोर्ट निकाली बकायदा कि पहले कैसे ईडी काम करती थी और 2014 के बाद कैसे काम कर रही। आज इसका टेस्ट करेंगे, और इसके लिए हमने ईडी की जो सालाना रिपोर्ट्स आती हैं उनको खंगाला, और इन रिपोर्ट्स को खंगालने पर जो आंकड़े हमें मिले वो बहुत चौंकाने वाले हैं। ईडी यानी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, प्रवर्तन निदेशालय, इसके एक्शन के बारे में अगर आपको बताऊं कि ईडी जो काम करती है
ईडी का एक्शन वो किस तरह से होता है, नहीं होता है? क्या सिर्फ कह दिया कि जाओ इनको परेशान कर दो और वो चली गई, परेशान कर देती है? ऐसा हो सकता है क्या? लेकिन आपको बताता हूं, अगर आप 2005 से 2014 यानी जो यूपीए 1 और यूपीए 2 का कार्यकाल था, उस दौरान अगर आप देखेंगे संपत्ति कितनी जब्त की गई, संपत्ति जब्त का आंकड़ा आपको बता रहा हूं कि भाई चलिए, एक तो हुआ भेज दिया पूछताछ करने के लिए, उसी से आदमी परेशान हो गया, इसको बुलाओ, बैठाओ, वेट कराओ। लेकिन अगर एक्शन संपत्ति जब्त करके हो रहा है, संपत्ति ऐसे हवा में जब्त नहीं होगी ना, तो मनमोहन सरकार में हर साल औसतन 534 करोड़ रुपए की संपत्ति जो है वो हर साल जब्त होती थी मनमोहन सिंह के कार्यकाल में, 2005 से 2014 के बीच। 2014 से 2022 के बीच में, ये जो 8 साल है नरेंद्र मोदी सरकार के, इस दौरान कितनी संपत्ति जब्त हुई है आपको पता है? हर साल 11,929 करोड़ रुपए सालाना ईडी जब्त कर रही है संपत्ति हर साल। तो ये हो गया मनमोहन सरकार में और ये हो गया वर्सेस मोदी सरकार में। ये काम की स्पीड है। अगर ईडी सिर्फ परेशान करने के नाम पर कर रही होती तो ये संपत्ति जब्त करने का आंकड़ा नहीं होता बॉस। करीब 22 गुना है ये। कहां 534 करोड़ रुपए की संपत्ति सालाना जब्त होती थी, जहां चल रही है संपत्ति वगैरह जब्त नहीं होती थी, यहां करीब 12,000 करोड़ रुपए सालाना जब्त हो रहा है। यानी 22 गुना स्पीड से काम हो रहा है। ईडी ज्यादा सक्रिय है और यही सक्रियता कुछ लोगों को पसंद नहीं आ रही है, क्योंकि संपत्ति जब्त हो रही है। खाली पूछताछ करके छोड़ दो, कागज में काम चले, ये सब तो सबको पसंद आता है। संपत्ति जब्त होने लगी ना तो दिमाग खराब होने लगा। अगर ईडी तोता होती तो इतनी तेजी से काम ना होता। अब आपको दिखाते हैं आंकड़े कि 2005 से 2014 तक मनमोहन सरकार में ईडी की कुल छापेमारी का आंकड़ा दिखाता हूं। यह आपने देखा संपत्ति जब्त का। अब इसी में आपको यहां से छापेमारी का आंकड़ा दिखाता हूं कि कितने छापे मारे हैं। संपत्ति ऐसे हवा में जब्त नहीं की होगी, छापा मारा, डॉक्यूमेंट्स मिला, तभी ना संपत्ति जब्त करेंगे। अगर आप देखेंगे 2005 से 2014 यानी मनमोहन सरकार में कितनी छापेमारी हुई? 112 छापेमारी। यानी 2005 से 2014 के बीच मनमोहन सरकार के वक्त ईडी की कुल छापेमारी मात्र 112 और कुल संपत्ति जो जब्त की 5,346 करोड़ की संपत्ति जब्त की पूरे 10 साल में। और शिकायत पर एक्शन कितना लिया था? 104। 2014 से 2022 तक 8 साल में, 2014 से 2022 तक नरेंद्र मोदी के राज में ईडी ने कितनी छापेमारी की है? 2,974 छापेमारी की है। वहां ईडी क्या कर रहा है किसी को पता नहीं। 112 छापेमारी, यहां 2,974 छापेमारी। और मैं आपको यह भी बता दूं, नेता रोते हैं ना, हंगामा करते हैं कि हमारे पीछे ईडी लगा दी, हमारे पीछे ईडी लगा दी। आप हेडलाइंस देखते हैं, न्यूज में देखते हैं, सोचते हैं अच्छा ईडी को रखा ही इसीलिए, फोन करके जाओ उसको परेशान करो। आपने मान लीजिए 20 नेता पे सुना होगा, 10 नेता पे सुना होगा, ये 2,974 हैं, ये बाकी के मान लीजिए 74 नेता भी मान लूं तो 2,900 छापेमारी और हुई है। कभी हल्ला मचा, कभी इस पर सवाल उठा, कभी इस पर बात हुई कि ये कौन से लोग हैं। छापेमारी तभी हो रही है ना जब देश का लूट रहे हैं। सब नहीं होंगे, कुछ हो सकता है बरी हो जाएंगे, लेकिन बाकी कुछ तो फंसेंगे। और प्रॉपर्टी कितनी जब्त हुई है इसमें? यहां 5,346 करोड़ था। अभी अगर आप देखेंगे, आप देखिए प्रॉपर्टी जब्त बता रहा हूं ईडी की तरफ से। 2005 से 2014 के बीच में आपको बताया था 5,346 करोड़ इतनी प्रॉपर्टी जब्त की थी ईडी ने। ये ईडी का बता रहा हूं।
और 2014 से 2022 के बीच में कितनी प्रॉपर्टी जब्त हुई है? 95,432 करोड़ रुपए की। यानी सिर्फ डराने धमकाने के लिए होता तो इतनी प्रॉपर्टी जब्त नहीं होती। और शिकायत पर एक्शन, यानी जो शिकायतें आई, अपने मर्जी से नहीं, शिकायतें आई, शिकायत पर एक्शन कितने में हुआ है? 839 मामले में। और यूपीए के जमाने में यह कितना होता था? 104 होता था मात्र। और ये जो 95,432 करोड़ की प्रॉपर्टी जब्त हुई है, ये सिर्फ नेताओं की नहीं हुई है। यानी ईडी जहां जरूरत है वहां काम कर रही है। नेताओं के लिए मैं नहीं कह रहा कि सब गलत ही होंगे, कुछ साफ भी होंगे, पाक साफ निकल भी आएंगे, लेकिन नेताओं ने तरीका यह बना लिया है कि जैसे ईडी पहुंची और मीडिया का कैमरा पहुंचा, सीधा डाल दो कि यह नरेंद्र मोदी ने इसी काम के लिए किया है। अरे देश को हिसाब ना देना होगा? इतना इतना पैसा निकल रहा है, कभी किसी के पास से नोटों का बंडल निकल रहा है, नोट गिनने के लिए मशीन लग रही है तो मशीन जो है उसमें से आग फेंक दे रहा है, भग भग जल जा रहा है। ईडी 3 आधार पर एक्शन लेती है। आज ये सब समझिए, नहीं तो लोग घुमा के निकल जाएंगे। ईडी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट 3 आधार पर एक्शन लेती है। इसमें एक आधार है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। आपने सुना होगा, ये एक्ट आता है पीएमएलए, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। इसका आपने नाम सुना ना, कई बार बताते हैं कि इसके तहत कार्रवाई हुई है। और ये लागू कब हुआ था? 2005 में, यूपीए सरकार के वक्त। तो ऐसा नहीं है कि नरेंद्र मोदी वहां गुजरात के मुख्यमंत्री रहते वक्त सोच लिए थे कि मैं जब आऊंगा ना तो इसी एक्ट का इस्तेमाल करूंगा। पीएमएलए के तहत जो केस दर्ज हुए, ये पीएमएलए के तहत जो केस दर्ज हुए, ये आप देखते जाइए। कानून बनाने से सिर्फ नहीं ना होगा। 2005 से 2014 तक, यानी 9 साल में कितने केस दर्ज हुए यूपीए के 9 साल में? 1867 केस ये दर्ज हुए। और अप्रैल 2014 से और 30 नवंबर 2021, 30 नवंबर 2021 इस तक कितने केस दर्ज हुए नरेंद्र मोदी सरकार में? 2770 केस दर्ज। ये पीएमएलए के तहत जो केस दर्ज हुए वो बता रहा हूं। तो उनके 9 साल में जितने हुए उससे कहीं ज्यादा 8 साल में केस दर्ज हुए। और सिर्फ अप्रैल 2021 से 30 नवंबर 2021 के बीच ईडी ने 8,989 करोड़ की संपत्ति जब्त की है। 8989 करोड़, इतने करोड़ की संपत्ति जब्त की है, जो उनके पूरे कार्यकाल से भी ज्यादा है। 10 साल के मुकाबले कहीं ज्यादा है। ये सिर्फ आपको कुछ महीने का बता रहा हूं। अभी 8 महीने में करीब करीब 9,000 करोड़। अब वहां 10 साल से में इतना नहीं कर पाए। तो फिर एक्शन किस बात का ले रहे थे? केस तो दर्ज कर रहे थे लेकिन संपत्ति जब्त नहीं कर रहे हैं, तो किस बात का केस दर्ज कर रहे हैं? आप देखिए, राहुल गांधी और सोनिया गांधी को समन मिल जाए तो इतना लोग छाती पीट लेते हैं कि क्या से क्या हो गया। इस देश में कोई वीआईपी नहीं ना है भाई, सबके लिए एक नियम है। और नेशनल हेराल्ड का केस सुनने के बाद किसी के भी मन में आएगा कि इनको क्यों नहीं पूछताछ हो, इनसे क्यों ना समन हो ना रहा है। लेकिन कितने और लोगों को हुआ है ये भी देखिए। उस समन पे तो कोई बात नहीं होती। ईडी की वार्षिक रिपोर्ट के मुताबिक साल दर साल एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की सक्रियता बढ़ रही है। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट यानी पीएमएलए के तहत साल 2016-17 में एजेंसी ने 4,567 समन भेजे, छापेमारी की 226 कार्रवाई हुई और 31 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। देख रहे हैं, 4,567 समन, और एक समन चला गया गांधी परिवार को तो कांग्रेस पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिया। ये नहीं कहा कि चलिए अच्छी बात है, हम भी तो देश के नागरिक हैं, आइए हम बताते, पूछिए क्या पूछना है पूछिए। नहीं, हंगामा हो गया कि ये सब बदले की भावना से हो रहा है। 2019-20 में 10,688 लोगों को समन भेजा गया, छापेमारी की 335 कार्रवाई हुई, 41 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया गया।
2020-21 में 12,173 लोगों को समन भेजा गया, छापेमारी 596 पर कार्रवाई हुई और 78 लोग गिरफ्तार हुए। ऐसा नहीं हुआ कि जहां समन भेज दिया सबको उठा लिया। समन भेजने के बाद गिरफ्तारी के लिए कुछ मिलता है तभी कार्रवाई होती है ना, नहीं तो 12,000 लोगों को भेजा और 78 को गिरफ्तार करेंगे। अप्रैल 2021 से 30 नवंबर 2021 के बीच यानी सिर्फ 8 महीने में 11,252 लोगों को समन भेजा गया और छापेमारी 572 हुई है, 54 लोग अरेस्ट हुए। इसके बाद है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, फेमा जिसको कहते हैं। ये 99 के तहत, ये 99 का कानून है। इसमें भी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने साल दर साल तेजी दिखाई है कार्रवाई करने में। साल 2016-17 में 3,240 समन जारी किए गए थे, 222 जगह छापेमारी। 19-20 आते आते 6,838 समन जारी हुए, 142 जगह छापेमारी हुई। 20-21 में 4,000 समन गए और 56 जगह छापेमारी हुई। और अभी इस 2021 में 3,176 समन भेजे गए और 74 जगह छापेमारी। ये आंकड़े क्या कह रहे हैं? विपक्ष का आरोप है कि ईडी का गलत इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन 2014 से 2022 के आंकड़े ये बताते हैं कि सिर्फ शिकायतें दर्ज कर राजनीतिक बदले के लिए किसी को परेशान नहीं किया गया, बल्कि छापेमारी और प्रॉपर्टी भी जब्त की गई। अच्छा, ये भी नहीं कह रहा हूं कि ईडी एकदम दूध की धुली है, हर अफसर दूध का धुला है और कुछ गलती इनसे हुई नहीं हुई होगी। गलतियां भी हुई होंगी, लेकिन हर बार आप ये कहकर नहीं बच के निकल सकते, ओ ये तो हमारे पीछे लगा दिया गया क्योंकि हमसे परेशानी। अगर राजनीतिक बदले के लिए एक्शन लिया गया होता तो ये शिकायतें सिर्फ कागजों पर रह जाती। ईडी के एक्शन को भले ही राजनीतिक वेंडेटा कहा जाता है, लेकिन सच ये है कि सिर्फ नेताओं पर एक्शन की बात नहीं है, हर जगह एक्शन हो रहा है। बीते 24 घंटे में ईडी ने एक और बड़ा एक्शन लिया है। इस्लामिक संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई पर ईडी की कार्रवाई हुई। पीएफआई और उसके सहयोगी संगठन रिहैब इंडिया फाउंडेशन के 33 बैंक खाते फ्रीज कर दिए गए। अब पीएफआई अलग रोना रो रहा है कि भाई हमारे साथ जो है ये जानबूझ के कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं। कोई कहेगा कि अरे ये मुसलमानों की बात करते हैं इसलिए इन पर एक्शन हो रहा है। सब अपना अपना गाना गाते हैं। इसमें कुल जमा 68,62,081 रुपए जब्त किए गए हैं। 23 बैंक खाते पीएफआई के हैं जिसमें 59,12,000 रुपए हैं। 10 बैंक खाते रिहैब इंडिया फाउंडेशन के हैं जिसमें 9,50,000 से ज्यादा की रकम है। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों के तहत पीएफआई पर एक्शन लिया है। दिल्ली दंगे, यूपी के हाथरस केस, इस जैसे कई मामलों में पीएफआई की भूमिका बेहद संदिग्ध है। यह भी आरोप है कि दिल्ली दंगे को भड़काने के लिए पीएफआई ने फंडिंग की थी। ईडी अब पीएफआई की फंडिंग की जांच कर रही है और ईडी की जांच के मुताबिक संदिग्ध सोर्स से पीएफआई को भारी फंडिंग हुई, जिसमें पीएफआई के खाते में 60 करोड़ रुपए जमा हुए, जिसमें 2009 से जमा 30 करोड़ का कैश भी मिला है। इस तरह 2010 से अब तक रिहैब इंडिया फाउंडेशन के खाते में 58 करोड़ रुपए आए। ईडी के मुताबिक कानूनी एक्शन से बचने के लिए पीएफआई ने इस रकम को अपने समर्थकों से मिली डोनेशन बता दिया। फिर इन पैसों को अलग अलग लोगों के बैंक अकाउंट में डाल दिया गया, फिर दोबारा इन पैसों को पीएफआई के अकाउंट में डाला गया। अब कार्रवाई हो रही है तो वहां भी परेशानी हो रही है। पीएफआई ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपने ऊपर लगे आरोपों से इनकार किया। उसके मुताबिक विपक्ष की आवाज को दबाने के लिए वो भी विपक्ष हो गए। दंगों में नाम जहां होगा दंगा वहां नाम आ जाएगा, लेकिन वो भी विपक्ष हैं, इसलिए उनकी आवाज दबाने के लिए ईडी का इस्तेमाल हो रहा है। पीएफआई ने अपने बचाव में कहा कि आईटी रिटर्न भरते हैं, पूरा हिसाब मौजूद है। तो हिसाब मौजूद है तो दीजिए, परेशान किस बात के, किस बात की परेशानी है? शिकायत आई, सुनवाई हुई, कार्रवाई हुई, आप अपना काम कीजिए, कोर्ट अपना काम करेगा। लेकिन हर बार ये कह देना कि ये ऐसा करते हैं, वो ऐसा। अच्छा, आप देखेंगे नहीं, हर बार जब भी कोई बड़ा क्राइम होगा लोग कहते हैं सीबीआई से जांच होनी चाहिए, और फिर सीबीआई को अलग गाली देते हैं, ईडी को अलग गाली देते हैं। इन पर कुछ नहीं आए, दूसरे पर आएगा तो सब ठीक। पाठशाला में अब पॉलिटिकल साइंस की क्लास और इसमें राज्यसभा के चुनाव का चैप्टर। 10 जून को 15 राज्यों की 57 राज्यसभा सीटों पर चुनाव है, लेकिन इससे पहले ही रिजॉर्ट पॉलिटिक्स शुरू हो गई। कांग्रेस को हरियाणा और राजस्थान में क्रॉस वोटिंग का डर है, जिसे रोकने के लिए
पार्टी इन दोनों राज्यों के अपने विधायकों को रिजॉर्ट में शिफ्ट कर रही है। हरियाणा के विधायकों को रायपुर लेकर चली गई है और राजस्थान के विधायकों को उदयपुर शिफ्ट किया गया है। विधायक भी कैसे हैं कि ये बोलते नहीं है कि तुमको हम पे विश्वास नहीं है जी, कहां हर बार लेके चले जाते हो, जब कुछ होता है फ्लोर टेस्ट होना है उठा के चलो बाहर घूमने चलो, अब राज्यसभा में वोटिंग होनी है फिर उठा के लेके चले गए बाहर चलो। लेकिन सबसे पहले बात हरियाणा के राज्यसभा चुनाव की करता हूं। विधायकों को एकजुट रखने और क्रॉस वोटिंग से बचाने के लिए दिल्ली में आज हरियाणा के कांग्रेस विधायकों की बैठक हुई। यह बैठक कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा के घर पर हुई, जिसके बाद वहीं पर एक वॉल्वो बस आ गई जिससे 25 विधायकों को दिल्ली एयरपोर्ट ले जाया गया। मतलब अपना अपना कैब करके भी नहीं जाने दिए, अलग अलग गाड़ी में भी नहीं जाने दिए कि पता नहीं एयरपोर्ट तक पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा, कहीं और ना उड़ जाए। तो वॉल्वो बस मंगाए और उसी में सबको बैठा के बोले साथ में जाओ, हाथ पकड़ के जाने नहीं बोले, यही बहुत बड़ी बात थी। जहां से विधायकों को एक प्राइवेट प्लेन से रायपुर भेजा गया। 10 जून को वोटिंग से पहले तक सभी हरियाणा के विधायक छत्तीसगढ़ में रखे जाएंगे। क्या मजाक चलता है। हरियाणा की 2 राज्यसभा सीटों पर चुनाव है। इसके लिए कांग्रेस और बीजेपी ने एक एक उम्मीदवार को टिकट दिया है। कांग्रेस की तरफ से अजय माकन है, बीजेपी की तरफ से कृष्णलाल पंवार मैदान में है, जबकि पूर्व कांग्रेस नेता विनोद शर्मा के बेटे कार्तिकेय शर्मा निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, जिन्हें दुष्यंत चौटाला की जननायक जनता पार्टी और बीजेपी का समर्थन हासिल है। 2 सीट और 3 उम्मीदवार होने की वजह से कांग्रेस में क्रॉस वोटिंग का डर पैदा हो गया है। अच्छा, कमाल की बात देखिए कि बीजेपी अपने विधायकों को कहीं नहीं भेज रही, कांग्रेस पार्टी अपने विधायकों को भेज रही। भाई ये भी तो हो सकता है कि क्रॉस वोटिंग ना करे बीजेपी, भले वो तीसरे कैंडिडेट को समर्थन दे रही है, कुछ लोग ना करें वोट, कुछ लोग कुछ और कर जाएं, बीजेपी उनको रख रही है। हरियाणा में विधानसभा की कुल 90 सीटें, हरियाणा में बीजेपी के 40, कांग्रेस के पास 31 और जेजेपी के 10 विधायक हैं। इसके अलावा हरियाणा लोकतांत्रिक पार्टी के 1, आईएनएलडी के 1 और 7 निर्दलीय है। अब यह समझिए कि कांग्रेस उम्मीदवार की राह मुश्किल क्यों हो रही है। हरियाणा में कुल 90 सीट है, राज्यसभा के एक उम्मीदवार को जीत के लिए 30 वोट की जरूरत है। बीजेपी के पास कुल 40 विधायक हैं, यानी कृष्णलाल पंवार को 30 वोट तो ऐसे ही मिल गया। अब वो जीत भी जाएंगे तो बीजेपी के 10 विधायकों के वोट तो ज्यादा हैं, तो उनके पास 10 बचा हुआ है। कांग्रेस के पास 31 विधायक हैं, जरूरत 30 की है, तो वोटों से एक ज्यादा है, तो उनके पास एक एक्स्ट्रा है। तो वो इसीलिए घबरा रहे हैं कि हमारे पास तो एक ही एक्स्ट्रा है, अगर 2-4 इधर उधर हुए तो हमारा अपना वाला भी नहीं पहुंच पाएगा। और इस हिसाब से कांग्रेस के अजय माकन की जीत पक्की होनी चाहिए थी, लेकिन निर्दलीय कार्तिकेय शर्मा के चुनाव मैदान में आने से क्रॉस वोटिंग का डर है। निर्दलीय कार्तिकेय शर्मा को बीजेपी के 10 बचे हुए समर्थन दे सकते हैं, जेजेपी के 10 विधायकों का समर्थन है, इसके अलावा 6 निर्दलीय हो गए तो 26 हो गया। हरियाणा लोकतांत्रिक पार्टी के एक विधायक 27 हो गया, आईएनएलडी का एक विधायक 28 हो गया। इस तरह कार्तिकेय शर्मा के पास 28 विधायक हैं, कांग्रेस के पास जो है वो 31 है। अगर उधर से 2 टूटे, कांग्रेस के 2 ने क्रॉस वोटिंग कर दी, तो 29 पे रह जाएंगे कांग्रेस के कैंडिडेट अजय माकन, और ये भाई साहब 28 से सीधा 30 मतलब पहुंच गए राज्यसभा। कांग्रेस वाले हाथ मलते रह जाएंगे, तो उठा के सबको बोले चलो छत्तीसगढ़ चलो, भरोसा नहीं है तुम लोग क्या करोगे। अब दावा यह है कि कांग्रेस विधायक कुलदीप बिश्नोई पार्टी से नाराज है और वो क्रॉस वोटिंग कर सकते हैं। अगर कुलदीप बिश्नोई कार्तिकेय शर्मा के साथ चले गए तो इनके पास 29 विधायक हो जाएंगे। ऐसे में कार्तिकेय शर्मा को सिर्फ 1 वोट चाहिए होगा, और अगर वो एक कांग्रेस विधायक को तोड़ लेते हैं तो अजय माकन 29 पे खड़े होकर बाउंड्री पे देखते रह जाएंगे कि बॉल ऊपर से गई, अरे तो छक्का चला गया। उन्हें हार का सामना करना पड़ेगा और हरियाणा में कांग्रेस के हाथ से राज्यसभा की सीट चली जाएगी। अब उनको तो वैसे ही कुर्सी इतनी मुश्किल से मिलती है, वो भी एक चली जाएगी, तो इसलिए सबको बस वाली कुर्सी में बैठा दिए, बैठो चलो। अच्छा, सिर्फ हरियाणा का ही मामला नहीं है, कांग्रेस का मामला राजस्थान में भी फंसा हुआ है। राजस्थान की 4 राज्यसभा सीटों पर चुनाव है। इसके लिए कांग्रेस ने 3 और बीजेपी ने 1 उम्मीदवार उतारा है। कांग्रेस ने रणदीप सुरजेवाला को उतार दिया राजस्थान में, मुकुल वासनिक को उतार दिया और प्रमोद तिवारी को बोला कि आप भी राज्यसभा आ जाइए यहां से। बीजेपी ने क्या किया कि घनश्याम तिवारी हैं, उनको उतार दिया। इन 4 सीटों पर 4 उम्मीदवारों के अलावा 5वें निर्दलीय उम्मीदवार भी आ गए। ये हैं सुभाष चंद्रा जी, जिनकी वजह से कांग्रेस की 1 सीट फंस रही है। अब सबसे पहले राजस्थान विधानसभा के आंकड़े देख लीजिए।
राजस्थान में विधायकों की कुल संख्या 200 है और कांग्रेस के पास 108 विधायक हैं। बीजेपी के पास 71 है। निर्दलियों की संख्या 13 है। इसके अलावा राजस्थान में लोकतांत्रिक पार्टी के 3, सीपीएम के 2, बीटीपी के 2, आरएलडी के 1 विधायक हैं। कुल मिला दीजिए तो आंकड़ा 200 का होता है। अब राजस्थान में गणित क्या बैठ रहा है? क्यों कांग्रेस नर्वस हो रही है कि राजस्थान में राज्यसभा की एक सीट जीतने के लिए 41 विधायक चाहिए। बीजेपी के पास ऑलरेडी 71 हैं, तो उनके तो एक तो जो उन्होंने उतारे वो वैसे ही पहुंच जाएंगे, उनके पास 30 फिर बच जाएगा। घनश्याम तिवारी बीजेपी के पहुंच गए, 41 वहां मिल गया, 30 बच गया, 71 है टोटल बीजेपी के पास। जो निर्दलीय उम्मीदवार सुभाष चंद्रा के पक्ष में चले जाएंगे, तो सुभाष चंद्रा के पास 30 तो बीजेपी के वोट हैं। बीजेपी का मामला क्लियर है, लेकिन फंस रही है कांग्रेस। अब राजस्थान में कांग्रेस के पास 108 विधायक हैं, यानी अगर 41 वोट वाले काउंट कर ले आप, तो अजय माकन और मुकुल वासनिक आराम से चुनाव जीत जाएंगे। 82 वोट उधर कंज्यूम हो गया। और तीसरी सीट के लिए कांग्रेस के पास 26 वोट है। चाहिए कितना? 41, यानी 15 वोट कम पड़ रहा है विधायकों का। कांग्रेस को उम्मीद है कि उसे समर्थन दे रहे 13 निर्दलीय, सीपीएम के 2, बीटीपी के 2 और आरएलडी के 1 विधायक को मिला दीजिएगा तो 41 पहुंच जाएंगे। लेकिन मामला फंस रहा है तीसरे उम्मीदवार की वजह से। सुभाष चंद्रा आ गए। कांग्रेस भले ही यह दावा करे कि राजस्थान में उसके तीसरे उम्मीदवार प्रमोद तिवारी जीत जाएंगे, लेकिन सुभाष चंद्रा के मैदान में आने के बाद यह इतना आसान नहीं है। सुभाष चंद्रा को बीजेपी के 30 अतिरिक्त विधायक वोट करेंगे। इसके बाद सुभाष चंद्रा को जीत के लिए 11 वोट चाहिए। अगर कांग्रेस के विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की और निर्दलीय विधायकों ने सुभाष चंद्रा को समर्थन दे दिया, तो प्रमोद तिवारी जो है वो भी खड़े रह जाएंगे और सुभाष चंद्रा राज्यसभा। अब समझिए कि राज्यसभा के चुनाव कैसे होते हैं। एक बार आपको जल्दी से यह भी बता देता हूं कि राज्यसभा में चुनाव कैसे होता है। अब आप इतना आंकड़ा सुन रहे हैं, राज्यसभा चुनाव होता कैसे? राज्यसभा चुनाव में होता क्या है कि यह लोकसभा चुनाव से अलग है। इसमें पब्लिक वोट नहीं करती है, इसमें विधायक वोट करते हैं जिन्हें पब्लिक ने चुना है। इसीलिए विधायकों को, पब्लिक को देखिए, कभी देखे हैं कि पब्लिक को बस में बैठा के रिजॉर्ट ले जाना पड़ा? पब्लिक ईमानदारी से काम चलाती है। जो इधर बैठ गया उसको वोट चला गया। नेता जो है चुन के आते हैं और फिर खेल करते हैं, तो उनको बस में बैठा के ले जाना पड़ता है। राज्य में जितनी राज्यसभा सीटें खाली होती हैं उसमें क्या किया जाता है कि एक जोड़ दिया जाता है। यानी जितनी आपकी राज्यसभा सीट है, राज्यसभा सीट जितनी होती है राज्य में, उसमें +1 कर दिया जाता है। ठीक है? और कुल विधानसभा सीटों की संख्या से को इससे भाग दे दिया जाता है और उसमें जो संख्या आती है उसमें एक जोड़कर तय हो जाता है कि इतना वोट आएगा तो ये आदमी जीतेगा। अब इसका एग्जांपल देता हूं। जैसे अगर आप देखिएगा, इसको अगर मैं थोड़ा सा हटा देता हूं, ये आपको कंफ्यूज करेगा। इसको हटा दीजिए। जाओ भाई, तुम भी जाओ, तुम भी जाओ। तो मैं आपको बता रहा था, जैसे अगर आप राजस्थान का एग्जांपल देखिएगा, राजस्थान में 4 सीट है राज्यसभा की। ठीक है? अब मैंने आपको क्या बोला कि जितनी सीट होती है, सीट +1 कर दिया जाता है। तो यहां पे क्या होगा? 4 + 1 हो गया, तो ये हो गया 5। अब राजस्थान में जो विधानसभा की सीटें होंगी उसमें इस आंकड़े से डिवाइड किया जाएगा। तो विधानसभा सीट कितनी है राजस्थान के अंदर? विधानसभा सीट हो गई 200। अब 200 को कितने से डिवाइड करना है? इस 5 से। टोटल राज्यसभा सीट जितनी होगी उसमें +1 करके, तो 200 को 5 से डिवाइड किए तो कितना आया? 40। तो जीतने के लिए कितने वोट चाहिए? वोट चाहिए होगा आपको 40, मतलब जो भी आंकड़ा यहां है जिस राज्य के लिए 40, उसमें 1 जोड़ देते हैं, तो 40 + 1 = 41। इसीलिए राजस्थान में जो जादुई फिगर है राज्यसभा पहुंचने के लिए वो है 41 का। तो अगली बार कोई आपसे बोले कि राज्यसभा चुनाव हो रहा है और वहां 41 वोट चाहिए, तो ये आपको पता होना चाहिए कि कैसे राज्यसभा में वोटिंग होती है।
कांग्रेस को क्रॉस वोटिंग का डर इसलिए भी है क्योंकि उसने राज्यसभा की लिस्ट में राज्यों से बाहरी लोगों को उतार दिया। ईमानदारी से जिसने मेहनत की उसको उतारते तो यह नहीं होता। हुआ क्या है कि सब पैराशूट लैंडिंग हुई है। उन लोगों को मौका दिया गया जो गांधी परिवार के करीबी हैं, इसलिए लोग घबरा रहे। जो आए सब ऊपर से उतर गए। अब जो वहां लोकल विधायक हैं वो खुद ही सोचेंगे कि इस आदमी को क्यों वोट करें, ये तो पैराशूट लैंडिंग हुई है और इसकी काबिलियत क्या है भाई, ये गांधी परिवार का करीबी बताया जाता है। जैसे कुछ नाम सुनिए। एक नाम है पी चिदम्बरम का। चिदम्बरम साहब गांधी परिवार के करीबी हैं, सोनिया गांधी के करीबी हैं। चिदम्बरम पहले से ही राज्यसभा सांसद हैं। उनके बेटे कार्ति चिदम्बरम लोकसभा सांसद हैं। चिदम्बरम पर गोवा चुनाव की जिम्मेदारी थी। गोवा में कांग्रेस हार गई। इन्हें कांग्रेस तमिलनाडु से राज्यसभा भेज रही है। लेकिन गोवा में चुनाव हरवाने के बाद भी भाई साहब राज्यसभा जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि गांधी परिवार के करीबी है। दूसरा नाम है अजय माकन का। वो राहुल गांधी के करीबी हैं। माकन साहब दिल्ली के नेता हैं जहां कांग्रेस जीरो है, तो यहां से तो जाएंगे कैसे। अजय माकन फिलहाल राजस्थान कांग्रेस के प्रभारी हैं, लेकिन कांग्रेस उन्हें हरियाणा से राज्यसभा भेज रही है। तो हरियाणा वाले कांग्रेस के विधायक पूछेंगे कि भाई इनको क्यों हम भेजें, पूछेंगे ना, इसलिए क्योंकि गांधी परिवार के करीबी है। तीसरा नाम रणदीप सुरजेवाला का है जो राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा के करीबी हैं। सुरजेवाला हरियाणा के नेता हैं जो लगातार 2 बार हरियाणा में चुनाव हार चुके हैं, अपना चुनाव नहीं जीत पाते। हरियाणा के नेता को कांग्रेस राजस्थान से राज्यसभा भेज रही है। चौथा नाम प्रमोद तिवारी का है। वो गांधी परिवार के करीबी है। प्रमोद तिवारी यूपी के नेता हैं। यूपी में कांग्रेस की सिर्फ 2 सीट है, उसमें भी 1 सीट प्रमोद तिवारी की बेटी की है। प्रमोद तिवारी को राजस्थान से राज्यसभा का कैंडिडेट बना दिया। यूपी से तो आपको भेज नहीं पाएंगे। पांचवा नाम इमरान प्रतापगढ़ी का है जो यूपी से आते हैं और प्रियंका गांधी के करीबी हैं। 2019 के चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस में आए थे और लोकसभा चुनाव लड़ लिए, लेकिन हार गए। अब महाराष्ट्र से कांग्रेस उन्हें राज्यसभा भेजेगी। कांग्रेस की लिस्ट में जो नाम है वही नाम बार बार रिपीट होते हैं या फिर उन नए नामों को मौका मिलता है जो कि गांधी परिवार के करीबी हो, यह आरोप लगता है। लेकिन इमरान प्रतापगढ़ी का नाम नया है, इसलिए कांग्रेस के कुछ नेताओं को बहुत दर्द हुआ। इतना दर्द हुआ कि कुछ दिन पहले पवन खेड़ा जो डिबेट में बैठते हैं, उन्होंने दर्द बयां कर दिया ट्विटर पर। उन्होंने लिखा कि शायद मेरी तपस्या में कुछ कमी रह गई। आपको तपस्या करते करते गांधी परिवार के भी तो करीब जाना था सर। आप सिर्फ डिबेट में ही अच्छा परफॉर्म करके सोचने लगे मेरा काम हो जाएगा। ऐसे होता तो फिर आप भी होते लिस्ट में। तपस्या आप ढंग की जगह पे नहीं किए। पवन खेड़ा ने तो सिर्फ 1 लाइन लिखी। कांग्रेस की नेता और एक्ट्रेस नगमा ने तो अपने दर्द की 18 साल की कहानी बता दी। नगमा ने पवन खेड़ा को रीट्वीट किया और लिखा कि हमारी भी 18 साल की तपस्या कम पड़ गई इमरान भाई के आगे। इनको अलग दर्द है। इसके बाद नगमा ने लिखा कि 2003-04 जब वो कांग्रेस में शामिल हुई थी तो कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी ने खुद उन्हें राज्यसभा भेजने की बात कही थी। बताइए, बेचारी 18 साल से वेट ही कर रही कि राज्यसभा भेजेंगे, और यहां 2019 में आए इमरान बाबू और सीधा अंदर चले गए। राज्यसभा जाने की तैयारी हो गई है, अब जाएंगे। तो जो 18 साल से वेट कर रहा है उसको इधर लगेगा ना भाई कि मैं 18 साल से वेट कर रही हूं और ये आदमी आया और सीधा बैठ गया अगली सीट पे। 18 साल बीत जाने के बाद भी सोनिया गांधी को, नगमा को उन्होंने राज्यसभा नहीं भेजा, कोई मौका नहीं मिला। उन्होंने लिखा कि भाई क्या मैं इमरान से कम योग्य हूं। पवन खेड़ा और नगमा के बाद कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने ट्वीट किया। उन्होंने पवन खेड़ा को रिट्वीट किया और लिखा कि प्रतिभाओं का दमन करना पार्टी के लिए आत्मघाती कदम है। अच्छा, ये लोग कभी पार्टी का विरोध, देश में अगर कोई मसला हो और कांग्रेस पार्टी का स्टैंड गलत हो तो उस पर नहीं लिखते, लेकिन राज्यसभा का टिकट नहीं मिला तो सब पार्टी को गलिया रहे हैं, मतलब कोस रहे हैं, आलोचना कर रहे हैं। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने पवन खेड़ा के बाद नगमा को भी रिट्वीट किया और लिखा कि सलमान खुर्शीद, तारिक अनवर और आजाद साहब की तपस्या तो 40 साल की है, वो भी शहीद हो गए। सब भरे बैठे हैं। लेकिन अब मैं आपको बीजेपी की लिस्ट दिखाना चाहता हूं। इसमें वो लोग शामिल हैं जो लाइमलाइट में नहीं रहते। आपको ये लिस्ट देखकर समझ में आएगा कि इन 2 पार्टियों में क्या फर्क है और इन 2 पार्टियों के चुनावी नतीजों में क्या फर्क रहता है और क्यों रहता है। बीजेपी की लिस्ट में लाइमलाइट वाले लोग नहीं हैं।
मोदी योगी और फलाने ढिमकाने के करीबी लोग नहीं हैं। जो पार्टी के लिए सामाजिक समीकरण के हिसाब से फिट बैठते हैं वो लोग, जैसे यूपी में लक्ष्मीकांत वाजपेयी 2017 में विधानसभा चुनाव हार गए, लेकिन पार्टी के लिए काम करते रहे, इसलिए उनको राज्यसभा का टिकट दिया। इसके बाद डॉक्टर राधा मोहन अग्रवाल का नाम है, जिन्होंने गोरखपुर शहर सीट योगी आदित्यनाथ के लिए खाली की। इन्हें पार्टी ने राज्यसभा का टिकट दिया। एक और नाम गुर्जर नेता सुरेंद्र नागर का है, जिन्होंने पश्चिमी यूपी के अहम वोट बैंक गुर्जर समुदाय को चुनाव में साथ रखा। बीजेपी ने दोबारा राज्यसभा का टिकट दिया। इसी तरह यूपी चुनाव में संगीता यादव का टिकट काटकर निषाद पार्टी को सीट दी गई थी। संगीता ने विधानसभा चुनाव में खूब काम किया, पार्टी ने इन्हें भी राज्यसभा भेजने का फैसला किया। क्योंकि ये लोग हाथ पैर नहीं पटके कि हमको हटा के दूसरे को आप दे रहे हैं, और मेहनत से लगे रहे, तो पार्टी ने कहा ठीक है, इस मेहनत का फल मिलेगा, जाओ। अब आप कांग्रेस और बीजेपी दोनों की लिस्ट को अगर कंपेयर करेंगे तो आपको कुछ चीजें साफ नजर आएंगी। कांग्रेस में टिकट के लिए गांधी परिवार का करीबी होना जरूरी है, और यही सबसे बड़ी योग्यता नजर आने लगती है। बीजेपी में संगठन में काम करने वाले को महत्व दिया गया है। कांग्रेस ने चुनाव वाले राज्यों में बाहरी उम्मीदवारों को टिकट दिया। बीजेपी में जिस राज्य की सीट है वहां के नेताओं को प्राथमिकता दी गई। कांग्रेस में एक ही जाति के कई उम्मीदवार दिए, सामाजिक समीकरण का ध्यान नहीं रखा। बीजेपी में सामान्य वर्ग भी है, ओबीसी भी है, सभी समुदायों के टिकट को टिकट देने की कोशिश की गई। तो यह फर्क है। और जब आप आनंद फानन में सिर्फ अच्छा देखें कौन करीबी है और नहीं है, ये देख के लिस्ट बनाइएगा, तो ऐसे ही बस में बैठाकर रिजॉर्ट में ले जाना पड़ता है। पाठशाला में अब सोशल साइंस की क्लास, जिसमें हम घरेलू हिंसा का चैप्टर खोल रहे हैं। लेकिन आज बात पुरुषों की करूंगा। वो घरेलू हिंसा जिसका शिकार कई बार पुरुष भी होते हैं, लेकिन उनकी कोई बात नहीं करता, आज हम करेंगे। घरेलू हिंसा समाज की एक कड़वी सच्चाई है। ज्यादातर घरेलू हिंसा के मामले महिलाओं के खिलाफ रिपोर्ट किए जाते हैं, लेकिन कोई यह मानने को तैयार नहीं होता कि पुरुष भी घरेलू हिंसा का शिकार हो सकते हैं। पुरुष अगर बोल भी दे कि मुझे घर में प्रताड़ित किया जा रहा है, अगर पत्नी बोले कि पति प्रताड़ित करता है, सबको यकीन होगा, और ऐसे मामले ज्यादा हैं, इसलिए होना भी चाहिए। लेकिन पुरुष भी प्रताड़ित हो सकते हैं, यह मत भूलिए। पुरुष जैसे ही बोलता है, एक तो बोल नहीं पाता, उसको लगता है कि मेरा मजाक बनेगा, लेकिन जब बोलता भी है तो लोग यकीन नहीं करते। इसलिए आज ये चैप्टर खोल रहा हूं। और यहां की नहीं, पहले आपको हॉलीवुड की बात बताता हूं। हॉलीवुड के स्टार हैं जॉनी डेप। इनके जरिए इस मुद्दे पर चर्चा हो रही है। जॉनी डेप घरेलू हिंसा का शिकार हुए और कोर्ट ने भी इसे माना। हम फिर से बता दें कि इस बात में कोई शक नहीं कि महिलाएं ही ज्यादातर घरेलू हिंसा का शिकार होती हैं, लेकिन इसको इग्नोर मत कीजिए कि पुरुषों को भी यह सब झेलना पड़ता है या पड़ सकता है। जॉनी डेप और एम्बर हर्ड के बारे में आपको बताता हूं। एम्बर हर्ड उनकी पत्नी। 58 साल के जॉनी डेप हॉलीवुड के बड़े एक्टर हैं। 36 साल की एम्बर हर्ड भी हॉलीवुड की एक्ट्रेस है। 2011 की एक फिल्म की शूटिंग के दौरान दोनों आपस में मिले। इसके बाद दोनों डेट करने लगे। 2015 में शादी हो गई, लेकिन शादी के 15 महीने बाद ही दोनों ने कहा कि उनका रिश्ता खत्म हो गया। 2017 में दोनों ने तलाक ले लिया, और बतौर सेटलमेंट जॉनी डेप को एम्बर हर्ड को $7 मिलियन यानी करीब 52 करोड़ रुपए देने पड़े। इसके बाद 2018 में एम्बर हर्ड ने अमेरिकी अखबार वॉशिंगटन पोस्ट में एक आर्टिकल लिखा, और इसमें खुद को घरेलू हिंसा का शिकार बताया। इसमें एम्बर हर्ड ने बिना नाम लिए जॉनी डेप पर कई आरोप लगा दिए। एम्बर हर्ड के आरोपों को जॉनी डेप ने गलत बताया, और उनके आर्टिकल को लेकर जॉनी डेप ने एम्बर हर्ड के खिलाफ $5 करोड़ की मानहानि का केस ठोक दिया कि एम्बर हर्ड के आरोपों से उनके रेप्यूटेशन और करियर को नुकसान पहुंचा है और उन्हें बड़ा वित्तीय नुकसान हुआ है। उधर एम्बर हर्ड ने भी इस आधार पर $10 करोड़ की मानहानि का काउंटर केस कर दिया कि जॉनी डेप के वकील ने एम्बर हर्ड के आरोपों को अफवाह बताया था और एम्बर हर्ड के बारे में झूठे बयान। केस हो गया, दोनों केस लड़ने लगे। इन्हीं मानहानि केस का ट्रायल अमेरिका के वर्जीनिया के फेयरफॉक्स काउंटी में चला। अब सुनिए वहां क्या मिला। 11 अप्रैल से लेकर 27 मई तक ट्रायल चला। 6 हफ्ते तक दोनों पक्षों की दलीलें सुनी गई।
क्रॉस एग्जामिनेशन हुआ, दोनों पक्षों से गवाह पेश किए गए, फिर 1 जून को आया फैसला। इस मामले में 7 सदस्यीय जूरी, मतलब 7 जज थे इसमें। इस जूरी ने फैसला दिया कि अमेरिका में जूरी सिस्टम वहां न्यायिक व्यवस्था का अहम हिस्सा है। इस जूरी में आम लोगों से लेकर विशेषज्ञ तक शामिल हो सकते हैं, जो किसी मामले को सुनते हैं और फिर फैसला देते हैं। फैसला देने के बाद जूरी को भंग कर दिया जाता है और फिर किसी नए मामले को सुनने के लिए नई जूरी बना दी जाती है। जॉनी डेप के केस में 7 सदस्यों की जूरी पूरी सहमति के साथ इस फैसले पर पहुंची कि एम्बर हर्ड ने जो आर्टिकल लिखा था उसमें 3 बयान झूठे हैं। एम्बर हर्ड के आर्टिकल की हेडलाइन थी कि आई स्पोक अप अगेंस्ट सेक्सुअल वायलेंस एंड फेस्ड आवर कल्चर्स रैथ दैट हैज टू चेंज, यानी मैंने यौन हिंसा के खिलाफ आवाज उठाई जिसकी वजह से मुझे समाज के गुस्से का सामना करना पड़ा, इसे बदलना होगा। जूरी ने इस पर फैसला दिया कि इस हेडलाइन से जॉनी डेप की मानहानि हुई है। एम्बर हर्ड के इसी आर्टिकल के 3रे पैराग्राफ में लिखा था कि 2 साल पहले मैं घरेलू हिंसा पर बोलने वाली सामाजिक शख्सियत बन गई थी और मैंने महसूस किया कि जो महिलाएं आवाज उठाती हैं, हमारा समाज उनके खिलाफ हो जाता है। इस पर जूरी ने फैसला दिया कि यह बयान जॉनी डेप के खिलाफ है और इससे भी उनकी मानहानि हुई। इसी आर्टिकल में एम्बर हर्ड ने लिखा कि मुझे यह करीब से देखने का मौका मिला कि कैसे संस्थाएं उन पुरुषों का बचाव करती हैं जो महिलाओं को प्रताड़ित करते हैं। बड़ी बड़ी बातें कर रही थी। एम्बर हर्ड के आर्टिकल की इन तीनों ही बातों को जूरी ने गलत माना और इसे जॉनी डेप की मानहानि बताया और यह भी माना कि एम्बर हर्ड जब यह आरोप लगा रही थी तो वो जानती थी कि वो झूठे आरोप लगा रही हैं और ऐसा लिख रही हैं। इसी आधार पर जूरी ने जॉनी डेप की मानहानि पर $10.35 मिलियन यानी करीब 80 करोड़ 30 लाख रुपए का मुआवजा देने का आदेश दिया और जॉनी डेप केस जीत गए। लेकिन अभी आपको यह तो बताया ही नहीं कि जॉनी डेप पर जो प्रताड़ना हुई, उन्हें उनकी पत्नी ने जो प्रताड़ित किया उसमें किया क्या क्या। सुनिए जरा। अभी ये जो मैडम इतनी महानता दिखा रही थी, आर्टिकल लिख रही थी, अब वो मैडम कैसे प्रताड़ित कर रही थी पति को, सुनिए। जॉनी डेप ने केस के ट्रायल के दौरान एम्बर हर्ड के बिहेवियर के बारे में जो कहा वो आपको बताता हूं। उन्होंने कहा कि लॉस एंजलिस के पेंट हाउस में एम्बर हर्ड ने मुझे मारने की कोशिश की। उसकी बहन भी बीच में आ गई थी। एम्बर ने मेरे गाल पर मुक्का मारा था। मैडम आर्टिकल लिख रही थी, पति को मुक्का मार रही थी। एम्बर हर्ड कभी कभी पूरी तरह से गुस्से से भर जाती थी और हिंसक हो जाती थी। बहस के दौरान थप्पड़ मारती थी और मुझ पर ग्लास से वाइन फेंक देती थी और मैडम खुद को प्रताड़ित बता रही थी। 2015 में ऑस्ट्रेलिया दौरे पर एम्बर हर्ड ने मुझ पर बोतल फेंकी जिससे मेरी उंगली कट गई थी। मैं उस समय नर्वस ब्रेकडाउन होने के बिल्कुल करीब था। एक बार एम्बर हर्ड ने अपने नाखूनों पर नेल पॉलिश लगाकर मुझ पर आरोप लगाया कि मेरे कारण उसे चोट लग गई जिससे खून निकल रहा है। नेल पॉलिश लगाकर बोल दी कि देखो खून निकल रहा है। एक दिन सुबह में सोकर उठा तो मेरे बेड पर इंसान का मल पड़ा हुआ था। इंसान का मल बेड पर, जो एम्बर हर्ड की साजिश थी। बताइए, पति के बेड पर हाउसकीपिंग स्टाफ ने उसे साफ किया। ट्रायल के दौरान जॉनी डेप ने यह भी कहा कि वो एम्बर हर्ड के साथ बहस से बचने के लिए ज्यादातर खुद को बाथरूम में बंद कर लेते थे। 2012 से 2015 के बीच एम्बर हर्ड की असिस्टेंट रही केट जेम्स ने ट्रायल के दौरान बताया कि एम्बर हर्ड अक्सर दूसरों पर चीखती थी, अब शब्द कहती थी। वो एक नाटकीय महिला है जो डेप से रिश्ते को लेकर इनसिक्योर रहती थी। 2015 में एम्बर हर्ड और जॉनी डेप की मैरिज काउंसलर रही लॉरेल एंडरसन ने ट्रायल के दौरान बताया कि झगड़ा होने के बाद जॉनी डेप जब भी झगड़ा खत्म करने के लिए खुद को किनारे करते थे, एम्बर हर्ड फिर से लड़ाई शुरू कर देती थी। लॉरेल एंडरसन ने ट्रायल में यह भी बताया कि अक्सर जॉनी डेप से ज्यादा एम्बर हर्ड झगड़ा शुरू करती थी और वो इस कोशिश में लगी रहती थी कि झगड़ा चलता रहे। ट्रायल के दौरान एक साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर शैरन करी ने बताया कि एम्बर हर्ड को 2 तरह की पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है, जिसमें इंसान भावनाओं पर नियंत्रण नहीं रख पाता और हर समय नोटिस हो इस इच्छा से भरा रहता है। अपने हक में फैसला आने के बाद जॉनी डेप ने स्टेटमेंट जारी किया जिसमें लिखा कि 6 साल पहले मेरी जिंदगी, मेरे बच्चों की जिंदगी और मेरे करीब थे जो मेरे करीब थे, जिन्होंने मुझ में यकीन किया, वो हमेशा के लिए बदल गए। मीडिया के जरिए झूठे और गंभीर आरोप लगाए गए जिससे हेटफुल कंटेंट का अंतहीन सिलसिला शुरू हो गया।
जूरी ने मुझे मेरी जिंदगी वापस दे दी। मैं वास्तव में आभारी हूं। शुरू से इस मामले को सामने लाने का मकसद सच्चाई को सामने लाना था, चाहे नतीजा कुछ भी हो। 6 साल तो गए ना, बर्बाद हो गए। और उसके बाद भी भाई ने तलाक दे दिया। तलाक के बाद पत्नी को गुजारा भत्ता दिया। उसके बावजूद आर्टिकल लिखकर कहा गया कि यही आदमी प्रताड़ित करता था। तब जाके इस आदमी ने केस किया और फिर ये बातें सामने आई। जॉनी डेप और एम्बर हर्ड का केस हाई प्रोफाइल केस था। पूरी दुनिया की निगाह इस पर थी। इस केस के फैसले से यह साबित हुआ कि जॉनी डेप घरेलू हिंसा का सामना कर रहे थे। यानी जरूरी नहीं कि घरेलू हिंसा का शिकार सिर्फ महिलाएं, कई बार पुरुष भी विक्टिम होते हैं। भारत की बात करें तो इसी साल जारी हुए नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 की रिपोर्ट के मुताबिक 18 से 49 साल की 10% महिलाओं ने पति से मारपीट की है। यह भारत में भी है। 11% महिलाओं ने पिछले 1 साल में पतियों से मारपीट की। इसी सर्वे के मुताबिक उम्र बढ़ने के साथ पतियों के साथ हिंसा के मामले बढ़ रहे हैं। यह भी आया 18 से 19 का जो एज ग्रुप है उसमें 1% महिलाओं ने पतियों से हिंसा की। 20 से 24 साल के आयु वर्ग की 3% महिलाओं ने पतियों से हिंसा की। 25 से 29 का एज ग्रुप आया तो यह बढ़कर 3.5% के पास पहुंच गया। 30 से 39 आयु वर्ग की करीब 4% महिलाओं ने पति के साथ हिंसा की। और 40 से 49 एज ग्रुप की करीब 3.7% महिलाओं ने, यह भी राउंड फिगर में 4% के आसपास। पुरुषों के खिलाफ घरेलू हिंसा के मामलों में शहरों की तुलना में ग्रामीण इलाकों में यह हिंसा ज्यादा होती है। 3.3% शहरी महिलाएं अपने पतियों के साथ हिंसा करती हैं, जबकि ग्रामीण महिलाओं के लिए यह आंकड़ा 3.7% का है। आपको 2020 का एनसीआरबी यानी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का आंकड़ा भी बताता हूं। आत्महत्या के कुल मामले में 70% से ज्यादा पुरुष थे। आत्महत्या के 40% मामलों का कारण शादी या घरेलू कलह है। यह आंकड़ा बताता है कि कैसे पुरुष मानसिक समस्याओं का शिकार हो जाते हैं। भारत में घरेलू हिंसा के शिकार पुरुषों पर एक एनजीओ के सर्वे के मुताबिक 90% पति 3 साल के रिलेशन में कम से कम एक बार घरेलू हिंसा झेल चुके होते हैं। 90% पति घरेलू हिंसा की शिकायत करने पर कोई इनकी बात मानता भी नहीं है। शिकायत करने वाले पुरुषों का मजाक बनाया जाता है। बीवी से पिट के आए हो, यह कह दिया जाता है। वो क्या झेल रहा है, क्या सह रहा है, यह सब नहीं देखा जाता। इसके उलट पुरुषों को दहेज कानून में फंसाने की धमकी दी जाती है। घरेलू हिंसा से एक जुड़ा आपको वीडियो भी दिखाता। यह वीडियो राजस्थान के अलवर का है। पत्नी अपने पति को बैट से मारती हुई इस वीडियो में दिख रही है। पति एक सरकारी स्कूल में प्रिंसिपल है। नाम अजीत यादव है। अजीत यादव के मुताबिक 9 साल पहले लव मैरिज की। पत्नी हरियाणा के सोनीपत की रहने वाली है। शादी के बाद कुछ समय तो ठीक चला, लेकिन उसके बाद पत्नी बात बात पर झगड़ा करने लगी। बेवजह कभी बैट से मारती, कभी तवे से पीटने लगती, कई बार तो बच्चे के सामने ही पीटने लगती थी। सारे कपड़े कैंची से फाड़कर जला देती थी। पत्नी चाहती कि मैं घर उसके नाम कर दूं। अजीत यादव ने कहा कि पत्नी की हरकतों के कारण सीसीटीवी लगवाया। अपने बच्चे के कारण वो इतने दिन चुप रहे, लेकिन अब उन्होंने कोर्ट से सुरक्षा की गुहार लगाई। तस्वीर में दिख रहा है कभी बैट से पिटाई हो रही है, बच्चा बेचारा जो है वो साइड में खड़ा है सोफे पे। आप सोचिए, वो बेचारा खुद डर के भाग रहा है। पति दौड़ते दौड़ते घर से बाहर चला गया कि बाहर चला जाऊंगा तो बच जाऊंगा। राजस्थान हाईकोर्ट ने अजीत यादव को सुरक्षा दी। ये एक वीडियो दिखाया कि आपको पता चले कि कैसे भारत में भी ये चीजें होती हैं। देश में घरेलू हिंसा के शिकार महिलाओं का आंकड़ा भी आपको बता देता हूं। राष्ट्रीय महिला आयोग के मुताबिक 2021 के घरेलू हिंसा के 30,865 मामले आए। 2020 में 23,772। 2021 में घरेलू हिंसा के मामले 26% बढ़ गए। 2001 से 2018 के बीच घरेलू हिंसा के मामले 53% बढ़े। भारत में घरेलू हिंसा के ज्यादातर मामले महिलाओं के खिलाफ ही होते हैं और इसे रोकने के लिए सरकारें अपने लेवल पर कोशिश कर रही हैं। महिलाओं के लिए घरेलू हिंसा के मामले में कानून भी है, लेकिन इसका मतलब यह भी नहीं कि पुरुषों की बात ही ना की जाए। पुरुष भी घरेलू हिंसा का शिकार होते हैं और उस पर भी बात करना जरूरी है। इसलिए आज ये चैप्टर लेकर आए। चाहे पति अपनी पत्नी के साथ मारपीट करे या पत्नी अपने पति के साथ हिंसा करे, दोनों ही अपराध है। लेकिन घरेलू हिंसा के मामलों में पुरुषों के पास महिलाओं की तुलना में कोई ज्यादा अधिकार नहीं है।
2021 में घरेलू हिंसा के एक मामले की सुनवाई के दौरान मद्रास हाईकोर्ट ने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि पति के पास पत्नी के खिलाफ केस दर्ज कराने के लिए घरेलू हिंसा जैसा कोई कानून नहीं है। यह हाईकोर्ट कह चुका है, क्योंकि इस देश में पुरुषों के साथ ऐसा हो सकता है, ये लोग शायद सोच ही नहीं रहे हैं, ये मान ही नहीं रहे हैं कि ऐसा भी हो सकता है कि पुरुष के साथ भी हिंसा हो, उसको भी पीटा जाता हो, उसको भी मेंटली टॉर्चर किया जाता हो। ये शायद लोग सोच नहीं रहे, नेता सोच नहीं रहे। पुरुष होना उसका गुनाह तो नहीं हो सकता ना। आप देखिए हॉलीवुड में हो रहा है। आप ये नहीं कह सकते कि अरे ये पढ़ाई लिखाई का मसला है, जो लोग नहीं पढ़े लिखे वो ऐसा करते होंगे। नहीं, कई बार बीमारियां होती हैं। भाई जॉनी डेप की पत्नी को बीमारी भी थी, मेंटल स्टेबिलिटी नहीं थी। ये हमारे यहां ऐसा नहीं हो सकता, ये तो नहीं है। ये चर्चा आज इसलिए कर रहा हूं कि कम से कम लोग इस बात को समझें। अगली बार कोई आपका दोस्त परेशान बैठा हो, आप पूछें और कहे कि यार आज तो घर में झगड़ा हो गया, पत्नी ने पीटा है, तो उसका मजाक मत बनाइए, उसके दर्द को समझिए। पुरुषों को भी अंदर तकलीफ होती है। कई बार हम सुनते हैं ना कि किसी को हार्ट अटैक आ गया, दिल का दौरा पड़ गया। हम कहते हैं ना दिल का दौरा पड़ गया। बॉस, इस बात को याद रखिए कि दिल का दौरा पड़ने के पहले कई दौर के दौरे जो है वो दिल सह चुका होता है। वो जो आखिरी वाला जिसमें कुछ हो जाता है, वो दिल का दौरा दुनिया को दिखता है। तो इसलिए अगर कोई पुरुष मित्र, कोई पुरुष साथी, कोई पुरुष भाई, कोई भी आपका अपना परेशान है तो उससे पूछिए, उसको बताइए कि यार ये तुम्हारे साथ हो रहा है तो ये ठीक नहीं है, इसको छुपाने की जरूरत नहीं है, बात करने की जरूरत है। पुरुषों के अंदर भी दिल है, उनको भी तकलीफ होती है, उनको भी परेशानी होती है। और घरेलू हिंसा सिर्फ मारपीट से नहीं होती। कई बार आप जिस तरीके से परेशान करते हैं, जिस तरीके से झगड़ा करते हैं, ऑफिस जाके उस झगड़े के बाद काम करना पड़ता है, वो भी मेंटल टॉर्चर की कैटेगरी में आता है। इसलिए पाठशाला में आज कह रहा हूं कि थोड़ा इन बातों को समझिए, चर्चा कीजिए। कई बार ये सब चीजें कोई दिखाता नहीं है, सोचिएगा इसके बाद। पाठशाला में आज इतना ही।